बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी ऑलरेडी इसमें 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। एनालाइजिंग एंड क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन, जो हमारा पेज 55 से शुरू हो रहा है। तो MCQs आप लोग अपनी तरफ से करना, इसमें अगर कोई मसला हुआ तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो आज हम इसमें एक्सरसाइजेस की करने की ज़रूरत ही नहीं। आज हम चौथा चैप्टर करेंगे जर्नल का। डी का पार्ट 1 और ये आई का पार्ट 1 का है। तो इसमें हमने करना है जी, आज शुरू करना जर्नल। जर्नल को जर्नल भी कहते हैं। इसको डे बुक भी कहते हैं। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस किताब में दर्ज किया जाता है उसका नाम जो है ना वो जर्नल है। ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और इसे प्राइम बुक भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसमें यानी ये पेज जो है 74 चैप्टर नंबर 4 जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसमें ये असिस्टेंट टू लेजर भी है। इसको क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को डेट वाइज CHORONOLOGICL क्रोनोलॉजिकल बुक, क्योंकि ये ज़रा स्पेलिंग मुश्किल है, मैंने इस वजह से बोल दिए हैं। तो क्रोनोलॉजिकल बुक यानी इसमें चूँकि क्रोनोलॉजिकल होता है इन ऑर्डर ऑफ डेट, यानी तारीख के मुताबिक, क्योंकि ट्रांजैक्शन को डेट वाइज इसमें दर्ज किया जाता है, तो लिहाजा इसको क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं। इसके फीचर्स नीचे लिखे हुए हैं जी। ये जी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसे या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। इसको क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं। इसको जनाब डे बुक भी कहते हैं। ये असिस्टेंट टू लेजर, क्योंकि इससे अगली किताब लेजर है, हर ट्रांजैक्शन की जनरेशन लिखी जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो इनके हम करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे शुरू हो रहे हैं जी। पेज 89 जो मेरे पास किताब है ना खादिम हुसैन की, ज़ाहिर डी काम की किताब और आई काम की किताब का पेज नंबर अलग अलग होंगे। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जर्नल। ये आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें यानी जर्नल, इसको उर्दू में कहते हैं रोज़नामचा। डिफाइन जर्नल, रोज़नामचा की तारीफ़ कीजिए। द जर्नल इज़ द प्राइमरी बुक इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो रोज़नामचा एक बुनियादी किताब है जिसमें कारोबारी लेन देन का अंदराज तारीख के मुताबिक होना चाहिए। इट इज़ अ डायरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये कारोबारी सरगर्मियों की डायरी होती है। स्काई द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल, रोज़नामचा का खाका तैयार करें जी। तो इसमें खाके में आप ऐसे ही करेंगे कि टॉप पे आप लिखेंगे जर्नल या जर्नल, उसके नीचे 4 लाइन लगाएंगे। सबसे पहला कॉलम इसमें होगा डेट का, उसके आगे होगा डिस्क्रिप्शन जी। जब हम इंशाल्लाह करेंगे इसका न्यूमेरिकल, तो डिस्क्रिप्शन या इसे डिटेल्स भी कहते हैं या इसको पार्टिकुलर्स भी कहा जाता है। इन तीनों में से एक चीज़ आपने लिखनी है। इसके आगे आ जाता है PR, यानी इसका मतलब होता है पोस्टिंग रेफरेंस, REFERENC, यानी इससे आगे इसको लेजर में पोस्ट किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जर्नल से अगली किताब लेजर की है। यह इसमें LF भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। यानी इन दोनों का मतलब क्या है
कि लेजर की किताब का सफ़ा नंबर। ठीक है जी। इससे आगे फिर दो कॉलम बन जाते हैं अमाउंट के, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। तो इसमें पोस्टिंग रेफरेंस या लेजर फॉर दोनों में से एक ही आपने लिखना है। ये जिसका स्केच है और हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन भी लिखी जाती है। राइट डाउन 4 एडवांटेज ऑफ जर्नल। रोज़नामचा के 4 फ़ायदे बयान करें जी। सबसे पहला फ़ायदा क्या जी, जर्नल शो द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रोज़नामचा से कारोबारी लेन देन की तफसील का इल्म होता है। नंबर 2, जर्नल शो द डेट वाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन। रोज़नामचा से तारीख वार का कारोबारी लेन देन का पता चलता है। नंबर 3, द चांसेस ऑफ ओमिशन ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन आर मिनिमाइज्ड। रोज़नामचा में अंदराज करने से किसी भी कारोबारी लेन देन को भूल जाने का इम्कान कम रह जाता है, क्योंकि इसमें यह होता है ना कि जैसे ट्रांजैक्शन होती है उसको फ़ौरन जर्नल में दर्ज कर लिया जाता है। नंबर 4, जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक। रोज़नामचा इब्तदाई अंदराज की किताब है। इट मेक्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अदर बुक्स ईजी। इसकी बदौलत दीगर हिसाबी कुतब में अंदराज आसान हो जाता है। ठीक है जी। रोज़नामचा इब्तदाई अंदराज की किताब है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चूँकि ट्रांजैक्शन को इसमें दर्ज किया जाता है, इसकी बदौलत दीगर हिसाबी कुतब में अंदराज आसान हो जाता है। डिफ़ाइन एंट्री। अंदराज की तारीफ़ करें। द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन जनरल रिकॉर्ड एंड एंट्री। रोज़नामचा में कारोबारी लेन देन दर्ज करने को अंदराज यानी एंट्री कहते हैं। यानी जब भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे एंट्री कहते हैं। द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एन एंट्री। इसके बाद डिफाइन जर्नलाइजिंग। अंदराज रोज़नामचा की तारीफ़ करें। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में दर्ज करने का जो अमल है पूरा, उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। कारोबारी लेन देन को रोज़नामचा में दर्ज करने के अमल को अंदराज रोज़नामचा कहते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल। रोज़नामचा में कारोबारी लेन देन दर्ज करने के मराहल बयान करें। स्टेप्स जो हैं इसमें पढ़ के इन डेट कॉलम राइट द डेट। तारीख़ के कॉलम में तारीख़ लिखें। नंबर 2, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज inserted at the extreme left in description column and amount of the debit column of amount column। यानी कारोबारी लेन देन में डेबिट होने वाले अकाउंट को इंतहाई बाएं जानब लिख कर रकम के कॉलम में डेबिट की रकम दर्ज करते हैं। यानी जो चीज़ डेबिट हो रही होती है उसे टॉप पे, जैसे ये स्केच बना हुआ है ना, इस स्केच से ज़रा गौर से देखें। यानी उसने ऊपर लिखा अकाउंट्स टू बी डेबिटेड पेज 89 पे, तो इसके सामने इसकी अमाउंट आ गई। फिर नीचे चंद स्पेसेस छोड़ के 5 स्पेसेस छोड़ के, जैसे कंप्यूटर पे भी आप लोग करते हैं, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड और क्रेडिट में ये रकम और नीचे नरेशन आ गई। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज एंटर्ड ऑन द लाइन बिलो द डेबिट। तो दूसरे सत्र में क्रेडिट होने वाले अकाउंट को लिखकर रकम के कॉलम में क्रेडिट की रकम दर्ज करें। द क्रेडिट अमाउंट इज रिटन इन क्रेडिट कॉलम ऑफ अमाउंट कॉलम। नंबर 4, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट नरेशन इज रिकॉर्डेड बिलो द एंट्री। आखिर में अंदराज के मतलब मुख्तसर तशरीह या बयानिया लिखें। वाई द जर्नल कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रोज़नामचा को इब्तदाई अंदराज की किताब क्यों कहा जाता है? वाई जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को इब्तदाई किताब क्यों कहा जाता है जी? तो ये मैं आपको शुरू से बता चुका हूँ कि कारोबारी लेन देन में सबसे पहले रोज़नामचा में तारीख वार दर्ज किए जाते हैं। इसे रोज़नामचे की इब्तदाई अंदराज की किताब कहते हैं। जर्नल इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुनियादी हिसाबी किताब कहा जाता है बिकॉज ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्ड इन दिस बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि तमाम कारोबारी लेन देन को तारीख के मुताबिक सबसे पहले इस किताब यानी जर्नल में दर्ज किया जाता है। डिफाइन नरेशन, तशरीह या बयानिया की तारीफ़ करें। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके मतलब आप यानी चंद अल्फाज लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जी हमारी, उसे हम नरेशन कहते हैं। व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, a brief explanation of the transaction is recorded below the entry under description column. This brief explanation is called narration.
जब कोई कारोबारी लेन देन रोज़ामचा में दर्ज कर दिया जाता है तो तफसील के कालम में अंदराज के नीचे इस लेन देन की मुख्तसर तफसील भी दर्ज की जाती है। इस मुख्तसर तफसील को तशरीह या बयानिया जनरेशन कहते हैं। वाइज जनरल कार डे बुक, रोज़नामचा डे बुक क्यों कहलाता है? रोज़नामचा इन जनरल को डे बुक क्यों कहा जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन डेली बेसिस। रोज़नामचा को डे बुक एंड हिंट्स इट इज़ कॉल्ड डे बुक। रोज़नामचा को डे बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कारोबारी लेन देन रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़नामचा में दर्ज किए जाते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंट्री, अंदराजात की इकसाम बयान करें। तो फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ एंट्रीज, सिंगल एंट्री और सिंपल एंट्री जिसे कहते हैं, और कंपाउंड एंट्री। दो इकसाम है, सिंगल एंट्री या सिंपल एंट्री यानी सादा एंट्री, जो है कंपाउंड एंट्री यानी मुरक्कब एंट्री। व्हाट इज मीन्ट बाई सिंपल एंट्री? सादा अंदराज या एंट्री से क्या मुराद है? सिंपल एंट्री इज वन in which one account is debited and one account is credited। सादा अंदराज या सादा एंट्री से मुराद ऐसी एंट्री है जिसमें एक अकाउंट डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जिसमें एक ही डेबिट हो एक ही क्रेडिट को सादा या सिंगल या सिंपल एंट्री कहलाती है। बल्कि ये सिंगल एंट्री नहीं कहना चाहिए, सिंपल एंट्री ये कहना चाहिए, सिंगल एंट्री गलत है। तो नंबर 2, व्हाट इज मीन्ट बाई कंपाउंड एंट्री? मुरक्कब अंदराज से क्या मुराद है? जब दो या दो से ज़्यादा डेबिट हों या क्रेडिट हों उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। द एंट्री इन विच मोर दैन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड कंपाउंड जनरल एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट शामिल हों को मुरक्कब एंट्री, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। डिस्क्राइब दी 2 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड एंट्री। मुरक्कब अंदराज की 2 सूरतें बयान करें। कंपाउंड एंट्री में भी ऑफ फॉलोइंग 2 फॉर्म्स, वन अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड 2 और मोर दैन 2 अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट हो और 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट्स क्रेडिट हों। नंबर 2 और मोर दैन 2 अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड 1 अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट क्रेडिट हो और एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हों। इसके बाद नंबर 14 आएगा जी, राइट, हम 15 तक करेंगे जी। इसमें व्हाट आर द कॉलम्स ऑफ जर्नल? आम रोज़नामचा के कौन से कॉलम होते हैं? इसमें जी पहले नंबर पर डेट कॉलम होता है, तारीख का कॉलम। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन कॉलम, ठीक है, तफसील का कॉलम जिसे मैंने डिटेल्स कॉलम भी बोला है। पार्टिकुलर्स भी उसे लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ लिखनी है, पोस्टिंग रेफरेंस कॉलम, या जिसे मैंने लेजर फोलियो भी आपको बताया, यानी हवाला पोस्टिंग के कॉलम। नंबर 4 डेबिट अमाउंट कॉलम, डेबिट रकम का कॉलम। नंबर 5 क्रेडिट अमाउंट कॉलम और क्रेडिट रकम का कॉलम। नंबर 15 डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एंड जनरलाइजिंग। रोज़नामचा और अंदराज रोज़नामचा में फ़र्क बयान करें। जनरल द बुक ऑफ रीजनल एंट्री, रोज़नामचा इब्तदाई अंदराज की किताब है। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें कारोबारी लेन देन तारीख के मुताबिक दर्ज किए जाते हैं। वेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्री इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। कारोबारी लेन देन को रोज़नामचा में दर्ज करने के अमल को अंदराज रोज़नामचा कहते हैं। और ये टोटल हैं इसमें 21, मैंने 15 करवा दी हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना बाद में करेंगे हम। 15 तारीख है ये हो गया जी। इसको अगर अच्छी तरह से तैयार करना है और याद करना है तो अब हमारा चूँकि असूल तिजारत जो है वो भी काफ़ी पीछे रह रहा है, तो उसको हम करेंगे जी। वही किताब आपकी डी काम और आई काम के लिए खादम हुसैन साहब की। अच्छा जी, हमने इसमें शराकत शुरू की हुई थी, पेज 54 से ये शुरू हो रहा है। ये शराकत के बारे में पढ़ा था, शराकत की तारीख पढ़ी थी, इसके अहम निकात पढ़े थे।
ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे शराकत की इकसाम। तो 4 इकसाम है जी इसकी। ये मेरे पास जो किताब है उसका पेज 56 है, आप अपनी किताबों से देख लेना। इस पहले नंबर पे आती है मुकर्रर मुद्दत की शराकत, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, यानी ऐसा शराकत जिसकी मुद्दत पहले से तयन कर ली जाती है और जब वो मुद्दत ख़त्म हो जाती है शरारती कारोबार भी ख़त्म हो जाता है। जिसमें मुद्दत का तयन पहले से ही कर लिया जाता है कि यानी 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, या एक जी कारोबारी अरसा जी ये काम जब मुकम्मल हो जाएगा, फ़र्ज़ की एक सड़क तामीर करनी है तो सड़क की तामीर के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब सड़क मुकम्मल होगी तो शराकत ख़त्म हो गई। यह एक फसल की यानी गंदम की काश्त करनी है तो उसकी शराकत कायम कर ली गई। ठीक है। दूसरा मुद्दा रहती है अख्तियारी शराकत, पार्टनरशिप एट विल। अख्तियारी शराकत यानी ऐसा शरारती कारोबार जिसके लिए पहले से मुद्दत का तयन नहीं किया जाता, उसकी उम्र का इन्हिसार शुरा की रजामंदी पर होता है। यानी जिसके लिए पहले से मुद्दत का तयन नहीं किया जाता, उसकी उम्र का इन्हिसार शुरा की रजामंदी पर होता है। ठीक है। यानी इसमें मुद्दत का तयन पहले नहीं होता, शुरा की रजामंदी पर होता है। इस कारोबार को ख़त्म करने के लिए कोई भी हिस्सादार दूसरे हिस्सेदारों को नोटिस जारी कर सकता है। तो ऐसे कारोबार ख़त्म करने कोई भी हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार को नोटिस जारी कर सकता है। इख्तियारी शराकत मुख्तलिफ हालात में जन्म लेती है। नंबर 1, जब शनाख्ती कारोबार गैर मुअय्यन अरसे के लिए शुरू किया जाए, यानी इसमें गैर मुअय्यन अरसा यानी इसमें तय नहीं होता कि साल है, 2 साल है, 5 साल है, उसमें मुद्दत तय नहीं होती। नंबर 2, अगर शराकती कारोबार एक मुकर्रर अरसे के लिए शुरू किया जाए लेकिन ये अरसा ख़त्म होने के बावजूद कारोबार जारी रखा जाए, यानी मुकर्रर अरसे के लिए शुरू किया लेकिन अरसा तो ख़त्म हो गया, कारोबार भी जारी है, इसे हम इख्तियारी शराकत कहते हैं। नंबर 2, शराकती कारोबार एक ख़ास काम की तकमील के लिए शुरू किया जाए और कारोबार काम मुकम्मल होने के बावजूद जारी रहे। तो यानी एक ख़ास काम की तकमील के लिए शुरू किया जाए लेकिन वो काम मुकम्मल हो गया और कारोबार काम मुकम्मल होने के बावजूद जारी रहे, तो ये इख्तियारी शराकत है। नंबर 3 आती महदूद शराकत, लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी महदूद शराकत को महदूद शराकती एक्ट मजरी 1907 के तहत कायम किया जा सकता है। महदूद शराकती एक्ट मजरी 1907 के तहत कायम किया जा सकता है। आजकल हमारे मुल्क में कहीं भी महदूद शराकत का वजूद नहीं, हमारे मुल्क में ये नहीं, बाहर के ममालिक में मुमकिन हो। इसके कारोबार में एक महदूद ज़िम्मेदारी वाले हिस्सेदार और गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाला हिस्सेदार होना लाजमी है। इसमें जनाब एक महदूद ज़िम्मेदारी वाला हिस्सेदार हो। महदूद ज़िम्मेदारी से मुराद क्या कि कारोबार में लगाए हुए सरमाए की हद तक वो ज़िम्मेदार होता है, जबकि गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाला हिस्सेदार कौन होता है, जिसमें उसकी ज़िम्मेदारी गैर महदूद होती है, यानी अगर कारोबार को नुकसान होता है तो चाहे उसे ज़ाती जायदाद भी फ़रोख्त करके वो नुकसान पूरा करना पड़े तो वो करता है। महदूद शराकत की खसूसियात, इस महदूद शराकत में कम अज़ कम एक महदूद ज़िम्मेदारी वाला और एक गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाला हिस्सेदार होना चाहिए। तो जो गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाला वो तो कोई भी नहीं ना चाहता कि मेरी ज़िम्मेदारी गैर महदूद हो, मुझे ज़ाती जायदाद से भी आहत होना पड़े। महदूद शराकत रजिस्ट्रेशन लाजमी है। महदूद ज़िम्मेदारी वाले हिस्सेदार शराकती कारोबार की इंतज़ामी अमूर में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। महदूद ज़िम्मेदारी वाले हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदारों को मशवरा दे सकता है। महदूद ज़िम्मेदारी वाले हिस्सेदार कारोबार की कुतब का किसी भी वक्त मुआयना कर सकता है। महदूद ज़िम्मेदारी वाले हिस्सेदार शराकती कारोबार को ख़त्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। तो इसके बाद महदूद शराकती कारोबार में नया हिस्सेदार महदूद ज़िम्मेदारी वाले हिस्सेदार की मर्ज़ी के बगैर शामिल किया जा सकता है, यानी जिसकी ज़िम्मेदारी महदूद हो फिर उसकी नहीं उतनी चलती जितनी गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाले की चलती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कारोबार को नुकसान हुआ, कोई मसला हुआ तो मुझे ज़ाती जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेंगे। महदूद शराकती कारोबार के नाम के साथ लफ्ज़ महदूद लिखना ज़रूरी होता है। तो जो महदूद ज़िम्मेदारी उसके साथ महदूद लिखा होता है। तो इसके बाद ये मखसूस शराकत, यानी कानून शराकत मजरिया 1932 की शिक नंबर 8 के तहत मखसूस शराकत से मुराद ऐसी शराकत है जो किसी मखसूस कारोबार के लिए कायम की जाए। कोई ख़ास कारोबार है जो उसके लिए वो शराकत कायम की जाती है। मखसूस शराकत में जो कारोबार किया जाए उसकी नोयत तब्दील नहीं की जा सकती। इसकी खसूसियात के लिए मखसूस शराकत मजरिया 1932 की शिक नंबर 8 के तहत कायम किया जाता है।
नंबर 2, मखसूस शराकत किसी ख़ास कारोबार को चलाने के लिए कायम की जाती है, कोई ख़ास कारोबार हो उसके लिए। नंबर 3, मखसूस शराकत के कारोबार की नोयत तब्दील नहीं की जा सकती। तो यानी जिस किस्म का कारोबार चला रहे हैं, अगर फ़र्क मैनुफैक्चरिंग है तो फिर उसे मैनुफैक्चरिंग ही रहने देंगे, उसकी नोयत तब्दील नहीं की जा सकती। शराकत की खसूसियात, इसमें पहले नंबर पे आ जाता है जी मुआहदा। तो शुरा में मुआहदा का होना लाजमी है, और बेहतर ये कि मुआहदा तहरीरी हो, वैसे ज़बानी भी हो सकता है लेकिन मुआहदा बेहतर है कि तहरीरी हो। इसमें हिस्सेदारों की तादाद कम अज़ कम 2 हिस्सेदार होने चाहिए। आम कारोबार में हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, और बैंक के कारोबार में शुरा की ज़्यादा तादाद 10 है। मकसद तो कारोबार को शराकती मुआहदा का मकसद कारोबार को चलाना है, तो कारोबार बेसिकली नफ़े के लिए ही चलाए जाते हैं। कोई भी ऐसा मुआहदा जिसका मकसद कारोबार को चलाना ना हो, शराकत नहीं कहला सकता। मसलन कुछ लोग एक मुआहदा के तहत सलाहज़ुदा अफराद की मदद करने के लिए सरमाया इकट्ठा करें और अपनी काबिलियत क़ुव्वत इस्तेमाल करें, तो उसे हम शराकती कारोबार नहीं कहते। यानी जो रिफ़ाए आमा के काम है, फलाह बहबूद के काम है, वो मिलजुल के लोग करते हैं, तो उसमें जो है ना वो नहीं। नफ़ा नुकसान की तकसीम, शराकत का बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना है। यह नफ़ा हिस्सेदारों में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन अगर कभी नुकसान हो जाए तो उसे बर्दाश्त करना भी तमाम हिस्सेदारों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है। नंबर गैर महदूद ज़िम्मेदारी, शराकत में तमाम हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी गैर महदूद होती है। ये नुकसान की सूरत में तलाफ़ी नुकसान के शुरा की ज़ाती जायदाद भी हासिल की जा सकती है, खा कारोबार में उनका हिस्सा नुकसान से कम ही क्यों ना हो। हकूक़ की मुंतकिली, कोई हिस्सेदार अपना हिस्सा दूसरे हिस्सेदारों की रजामंदी के बगैर मुंतकिल नहीं कर सकता। कानूनी हैसियत, हिस्सेदारों के शराकती कारोबार में अलहदा कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। टैक्स की अदायगी, हर हिस्सेदार अपने मुनाफा पर खुद टैक्स अदा करता है। ऑडिट, इस कारोबारी तंजीम का ऑडिट कराना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं। शराकती कानून, इस किस्म कारोबार को चलाने के लिए एक कानून मौजूद होता है। पाकिस्तान में इस किस्म का कारोबार शराकती कानून मजरी 1932 के तहत कंट्रोल किया जाता है। नुमाइंदगी, कारोबार कारकुन हिस्सेदार की हैसियत नुमाइंदा की होती है। नुमाइंदा जो भी काम करे या किसी से मुआहदा करे, वो तमाम हिस्सेदारों की तरफ से होता है और तमाम हिस्सेदारों को उसे कबूल करना पड़ता है। इंतज़ामी अमूर, हर एक हिस्सेदार शराकती कारोबार के इंतज़ामी अमूर में शरीक हो सकता है, लेकिन अक्सर औक़ात हिस्सेदार अपने में से किसी एक को कारोबार के नज़्म सुपुर्द कर देते हैं, जो बाकी हिस्सेदारों के नुमाइंदा बनकर कारोबार को चलाता है। नाबालिग हिस्सेदार, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, नाबालिग हिस्सेदार है। शराकती कारोबार नाबालिग भी शरीक हो सकता है और ये कारोबार के नफ़ा नुकसान में हिस्सेदार होगा, लेकिन इसमें कारोबार के नुकसान बर्दाश्त करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। अगर कारोबार को नुकसान होता है तो उसमें नाबालिग हिस्सेदार नहीं होता, अलबत्ता नफ़े में हिस्सेदार है। हाँ, जब वो बालिग हो जाता है, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है उसकी, तो फिर वो नुकसान का भी ज़िम्मेदार है। बाहमी एतमाद, शराकती कारोबार की बुनियाद हिस्सेदारों के बाहमी एतमाद पर होती है, इसलिए तमाम हिस्सेदार एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। तो ज़ाहिर एतमाद नहीं करेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा। सरमाया की फराहमी, प्रोविज़न ऑफ कैपिटल, शराकती कारोबार के तमाम हिस्सेदार शराकती मुआहदा के मुताबिक कारोबार के लिए सरमाया फराहम करते हैं। बाज़ औक़ात कोई हिस्सेदार अपनी शोहरत, तजर्बा और काबिलियत की बुनियाद पर शराकती कारोबार में हिस्सेदार बनता है। रजिस्ट्रेशन, शराकती कारोबार की रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं, अगर हिस्सेदार चाहें तो मुख्तलिफ मराहत हासिल करने के लिए शराकत को रजिस्टर करा सकते हैं। ये जनाब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है, तैयार करना है, तो अच्छी तरह तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।